और दोस्तों मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज की क्लास में हमारे दो टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला सीमेंट वाला और दूसरे में हम एक्सरे है, आपका लेज़र है, सीटी स्कैन है, इन पे हम बात करेंगे। और मेरे ख्याल से आज की क्लास से आपको दो प्रश्न श्योर मिल जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि सीमेंट क्या है, यौगिक या मिश्रण? तो आपका आंसर होना चाहिए सीमेंट क्या है, एक मिश्रण है। यदि यह मिश्रण है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह किस किस का मिश्रण है। तो याद रखिएगा ये है आपका कैल्शियम के एल्यूमिनेट व सिलिकेट का मिश्रण है। इसको स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट एक मिश्रण है और कैल्शियम के एल्यूमिनेट व सिलिकेट का मिश्रण है। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न कि सीमेंट की खोज किसने की थी? याद रखिएगा वो थे जोसेफ एस्पेडिन। 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा, जोसेफ एस्पेडिन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, सीमेंट से यदि कोई बनता है तो सीमेंट के संगठन को लेकर बनेगा, श्योर बनेगा, मान के चलिएगा। इनको याद भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहेगा। तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है चूना, एल्यूमिना और जिप्सम। ये तीन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इनमें कि चूना को लेकर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सीमेंट में सबसे प्रमुख अवयव, मुख्य घटक कौन होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए चूना, यानी CaO। सबसे अधिक मात्रा होती है सीमेंट में चूने की, 60 से 65%। यदि परसेंटेज वैल्यू आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका काम क्या होता है? ये बंधक का कार्य करता है। और इससे भी अधिक यदि मात्रा सीमेंट में चूने की मिला दी जाए तो सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिलिका का काम क्या है? सीमेंट में सिलिका का काम क्या है? SiO2 का काम क्या है? तो ये होती है 17 से 25%। और इसका काम क्या होता है? ये देखो तीर का निशान ये इस तरीके से है, सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करती है। छोटा सा प्रश्न बना लिया जाए कि सीमेंट में सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सिलिका। तीसरा प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिना को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा जा सकता है कि सीमेंट में एल्यूमिना क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जमने की दर को क्या करता है? शीघ्र बढ़ाता है, जमने की दर को शीघ्र बढ़ाता है। इसके बाद देखो जिप्सम को लेकर क्या पूछेगा। सबसे पहले तो याद रखना है इसका सूत्र CaSO4 और 2H2O, और इसका काम होता है जमने की दर को कम करना। देखो दोनों को याद रखना है। जमने की दर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एल्यूमिना, और जमने की दर को कम करने के लिए क्या मिलाया जाएगा? आपका जिप्सम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद दो छोटे छोटे और हैं, लो एसिड यानी आयरन ऑक्साइड। इसका काम क्या होगा? यानी सीमेंट को रंग प्रदान करना, इतना याद रखिएगा। इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका काम क्या होता है? सीमेंट को थोड़ी सी कठोरता प्रदान करना, ये भी एक रंग प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। हमने विशेष रूप से बात की है सबसे पहले कि चूना सीमेंट में प्रमुख अवयव होता है, प्रमुख घटक होता है। एल्यूमिना काम क्या करता है? सीमेंट में जमने की दर को शीघ्र बढ़ाता है। और जिप्सम काम क्या करता है? जमने की दर को कम करता है। ये तीन तो आपको याद रखने हैं। अब मान लो कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि निम्न में से कौन सा सीमेंट का एक संगठन नहीं है, तब आपको इन सब का पता होना चाहिए कि ये सीमेंट के संगठन में यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक आपने सुनी होगी कि चूहे जैसी मिली, है ना, फीलिंग आ रही होगी कि यार कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन ये भी रेट पे डिपेंड है। रेट में लग जाएंगे ना तो रियल में कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं लगेंगे तो फिर ना तो चूहे जैसी मिलेगी ना शेर जैसी मिलेगी, है ना। तो खैर ये मजाक की बातें हैं, दिल पे नहीं लेने की है। तो देखो चूहे जैसी मिली, चू से हो जाएगा आपका चूना, ए से हो जाएगा आपका एल्यूमिना, और जे से हो जाएगा आपका जिप्सम, से हो जाएगा आपका सिलिका, और मी से हो जाएगा मैग्नीशियम, और लास्ट में लय है तो लय से क्या हो जाएगा आपका लोह एसिड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करने में इजी रहता है, कई बार इससे भी प्रश्न जो है हल हो जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखो सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक रहने पर दरारें पड़ जाती हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये प्रश्न JEE 2015 में आया हुआ है, आपको इसका आंसर देना है क्योंकि आराम से आप इसका आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सा समझना है इस प्रश्न की लैंग्वेज को, फिर आपको आंसर करना है। अगर इसका आंसर आप सही दे देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आप अब देखिए, अपना अगला टॉपिक है एक्सरे, CT स्कैन, लेज़र। इनको लेकर एक प्रश्न श्योर यहाँ से बनता है। और अब तक के रीट एग्ज़ाम की बात करें तो या तो प्रश्न इनकी कोई फुल फॉर्म है उनको लेकर पूछा है, या फिर इनकी खोज को लेकर पूछा है, या फिर इनका पर्टिकुलर उपयोग क्या है वो उनको लेकर प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा सबसे पहला है हमारा एक्सरे। तो एक्सरे की खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के लिखिएगा
कि विलियम रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। विलियम रोंटजन भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये एक्सरे क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानें। तो ये एक विद्युत चंबकीय तरंगों का ही एक प्रकार है जिसकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश ये दे रखी है, आपको याद नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कठोर ऊतकों का ही चित्र प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है केवल कठोर, मृदु नहीं लिखा है। मृदु आएगा तो वहाँ पे हम चले जाएंगे सीटी स्कैन पे, याद रखिएगा। इसके बाद जैसे अब कठोर की बात की तो सिंपल सी बात है, हड्डियों के जैसे फ्रैक्चर हैं, है ना, अस्थि चित्र, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा कैंसर व कोशिका ऊतकों को नष्ट करने में प्रयुक्त की जाती है। हालांकि जो जीवित अपनी जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए तो हानिकारक है, लेकिन कैंसर कोशिका जो होती हैं, ऊतक जो होते हैं, उनको नष्ट करने में एक्सरे यूज की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे जो हैं एक्सरे प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो सिंपल सी बात होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, एक तो इसकी खोज है वो याद रखिएगा। इसके अलावा कठोर ऊतकों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और हड्डियों वगैरह इनके फ्रैक्चर के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है, इतना याद रखना है। इसके बाद देखो अगला लेज़र। एक बार तो यही प्रश्न पूछा था कि लेज़र की खोज किसने की थी और लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, लेज़र की जो खोज है वो आपके थियोडोर एच मेमन ने की थी। एच मेमन, ये याद रखिएगा, एच मेमन ने। इसके अलावा लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, लेज़र के उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, उपयोग में से ही पूछेगा, और तो क्या पूछेगा, बार कोड पढ़ने में, लीवर के अल्सर का पता करने में, ये याद रखिएगा, लीवर के अल्सर का पता करने में, सर्जरी, प्रिंटिंग मशीन, इनमें भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। CD DVD पर ध्वनि जो संकेत होते हैं उनको अंकित करने में लेज़र का उपयोग किया जाता है। सूचना संकेतों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर इनमें किया जाता है। देखो, आपको एक बार रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है रट लिया हर चीज़ों को, थोड़ा सा इमेज दिमाग में ये चीज़ें रखेंगे ना, माइंड में रखेंगे ना, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसके अलावा सैन्य उपकरण जो हैं, मिसाइल, तोप वगैरह, उनमें भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा है क्रोमियम, आपका क्रोमियम और आर्गन के लेज़र का उपयोग जो होता है वो आंखों के चिकित्सा में किया जाता है, जैसे रेटिना वगैरह में, है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, खगोलीय वगैरह, उनमें भी लेज़र का उपयोग उनको नियंत्रण करने में किया जाता है। तो ज़्यादा लेज़र में कुछ नहीं है, एक तो इसका फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा। थियोडोर एच मेमन ने इनकी खोज की थी और इनका उपयोग मोस्टली इनमें किया जाता है। बारकोड वगैरह है, सीटी ध्वनि संकेतों को अंकित करने में है, सैन्य उपकरणों में है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है लेज़र के बारे में। इसके बाद देखो अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें क्या याद रखोगे, देखो इसकी खोज की थी आपके रोम व रोनाल्ड ने, किसी जगह डोनाल्ड भी लिखा आता है, नो माइंड, है ना, थोड़ा सा इसके याद रखना है। अच्छा, प्रासरवी तरंगे, देखो क्या प्रासरवी तरंगों को एक मनुष्य सुन सकता है क्या, नहीं, चमगादड़, कुत्ते ये ही सुन सकते हैं और यही उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 20,000 हर्ट्ज से इनकी जो रेंज होती है वो अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, याद रखिएगा। यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से मैंने अधिक लिखा है, कभी कभार ये 20 किलो हर्ट्ज इस प्रकार से पता नहीं कैसे कैसे वो दे देगा ऑप्शन में, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसके बाद देखो इसका उपयोग क्या है, प्रासरवी तरंगों का उपयोग, तो गर्भस्थ शिशु की जांच करने में, लीवर, हृदय, पेशी, इनकी भी जांच करने में। और प्रासरवी तरंगे आप मैंने अभी आपको बताया, चमगादड़ जो होता है वो उत्पन्न भी करता है, शिकार उत्पन्न करने के लिए, भाई सिंपल सी बात है, शिकार करने के लिए किसका यूज करता है, प्रासरवी तरंगों का यूज करता है। और शरीर में ट्यूमर है, अंदरूनी भागों में पथरी वगैरह है, इनमें भी आपका ये उपयोग किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये रेंज पूछी जाती है तो ये आपको मैंने लिख दिया, आपको पता ही होगी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। इसके अलावा सोनार, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोनार का कई बार पूछ लेता है, साउंड एंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, ठीक है, साउंड, नेविगेशन एंड रिंगिंग, ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद है अपना अगला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में इसका फुल फॉर्म क्या है, सी से मतलब क्या है, हो गया आपका कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनिंग, ठीक है। और इसकी खोज है जो थियोफ्रे एंड हाउसफील्ड ने की थी, थियोफ्रे एंड हाउसफील्ड ने। और सीटी स्कैन प्राप्त करने के लिए रोगी को सबसे पहले बेरियम पिलाया जाता है,
ताकि स्पष्ट चित्र जो है वो आ सके। BA बेरियम, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेरियम कभी कभार पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि कठोर ऊतकों का प्रतिबिंब लेना है तो एक्सरे, और कठोर के साथ साथ आपको मृदु भी चाहिए, जैसे ब्रेन का आपको चित्र चाहिए ना, तो उसके लिए आपको CT स्कैन करवाना पड़ेगा। तो 2D व 3D, 2D में तो जैसे एक्सरे वगैरह वो ले लिए जाते हैं, लेकिन 3D की बात करें तो वहाँ पर CT स्कैन का नाम आता है। 2D 3D ये प्राप्त किए जा सकते हैं। कठोर के साथ साथ मृदु भागों का भी इसमें चित्र ले लिया जाता है। तो मुलायम ऊतकों जैसे ब्रेन का चित्र हो गया, लकवा हो गया, अपने लीवर, लंग्स में, अग्नाशय में आदि में जो विकृति है उसके लिए भी आपका CT स्कैन करवाया जाता है। और लास्ट है शल्य चिकित्सा। इसमें कुछ नहीं है, एक नाम याद रखना है, वो है आपका सुश्रुत, और चीर फाड़ करके इनका इलाज किया जाता है, वो शल्य चिकित्सा है। इसमें कोई विशेष बात पूछी नहीं जाती है, सुश्रुत को लेकर पूछ लिया जाता है कि शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, वो आपके सुश्रुत थे। तो थैंक यू, ये आज की क्लास थी। उम्मीद कर रहा हूँ आराम से समझ आ गया होगा टॉपिक। बस इसको लास्ट टाइम तक जरूर पढ़ के जाइएगा, कुछ हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी तो आपने पढ़ ही रखा है, कौन सा नया पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।